मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुरेंद्र यादव एज ए फिजिक्स टीचर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है गॉस का नियम। गॉस का नियम स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है और दूसरा क्या है कि ये चैप्टर नंबर 1 का है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि या तो पूछा जाता है कि गॉस का नियम क्या है या फिर उसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। तो इस गॉस के नियम को हमें बहुत से ध्यान से स्टडी करनी है और ये गॉस का नियम फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स हमने इसके पहले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिया है, तो उससे रिलेटेड है, उसी पे डिपेंड है। जिस तरह से हम कहते हैं कि प्रकृति के जो मूल नियम है उनमें से एक इसका भी नाम है, गॉस का नियम भी है, एक प्रकृति के मूल नियम में ही आता है। तो दोस्तों, ये जो गॉस का नियम है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गॉस के नियम क्या है, मतलब गॉस का पूरा नाम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। गॉस का नाम है कार्ल फ्रीडरिच गाउस, जिन्होंने बंद सतह में विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में एक संबंध प्रतिपादित किया था और उसी का नाम उन्होंने दिया था गॉस का नियम। ओके, तो दोस्तों अब इस पे हम चर्चा करते हैं और डिटेल पे पढ़ते हैं क्या है। तो टॉपिक क्या है, गॉस का नियम। जैसा कि हमने लिख दिया है, आप देख सकते हो और आपको लिखना भी ये है। कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गॉस का नियम कहते हैं। तो आपको ये स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, गॉस का नियम क्या है। तो कार्ल फ्रीडरिच गाउस इनका पूरा नाम है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि कभी पूछा जाता था गॉस का पूरा नाम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के बीच में संबंध स्थापित किया था और उसी का नाम उन्होंने गॉस का नियम किया। जैसा कि हमने बताया आपको कि गॉस का नियम प्रकृति के मूल नियमों में से एक नियम है। अगर हम मानते हैं कि इसमें अगर हमें फ्लक्स निकालना है, किसी बंद परिपथ में फ्लक्स निकालना है, तो क्या होगा, और ये गॉस का नियम टोटली फ्लक्स के नियम पे डिपेंड है। तो आप देख सकते हो, हम माना कि एक फिगर हमने साइड में बना के रखा है और इसी को हमें समझाना है कि इसमें विद्युत क्षेत्र, इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है। तो माना कि बंद गोले की त्रिज्या r है, जैसा कि आपको चित्र में हमने बनाया है कि ये हमारे पास एक गोला है और गोले के जो केंद्र है उस पे q चार्ज है, प्लस q चार्ज है, आवेश है, और इसकी दूरी जो है r है, मतलब त्रिज्या इसकी r है और ये बंद गोला है। ठीक है, तो इस पे हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। और आप देख सकते हैं कि हर एक सतह पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसकी रेडियस इक्वल है, तो यहाँ पे जो किसी भी पॉइंट पे अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो वैल्यू उसकी सेम रहती है। ओके, तो यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी गोले की त्रिज्या पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे, इसके डेरिवेशन कर लेंगे, तो वहां पे हम बताएंगे। दोस्तों आप देखिए, हमें निकालना क्या है, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार। तो उससे पहले हमें विद्युत फ्लक्स आना चाहिए। विद्युत फ्लक्स क्या है हमें पता होना चाहिए। अभी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि विद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन क्या है, उसके फार्मूले क्या है, हमने आपको बहुत डिटेल में बताया था, शायद आपको याद होगा। तो बंद गोले के सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स का फार्मूला कितने लोग बता सकते हैं, रेज योर हैंड। अच्छा, 2 लोग, अच्छा बताइए। तो फ्लक्स का फार्मूला, पहले विद्युत फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, एस सरफेस के लिए ये क्या है, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अगर हम इसको वेक्टर को हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है पहले प्रीवियस टॉपिक में। यहां तक हमें नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। ओके, तो अब आगे हम बढ़ाते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये हमारा फ्लक्स का फार्मूला हो गया। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपने इसके पहले भी पढ़ा था फ्लक्स में कि अगर कोई भी आवेश प्लस चार्ज होता है, सेंटर उसका प्लस चार्ज होता है, तो विद्युत क्षेत्र आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की साइड में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र ई क्या है, बाहर के डायरेक्शन में है। और जो हमने एरिया ली है उसकी सरफेस एरिया, पृष्ठ कितना लिया है हमने, बहुत माइन्यूट लिया है,
डीए लिया है। आप इस फिगर से देख सकते हो कि डीए और ई दोनों एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर इस क्वेश्चन को, अगर इसको आगे हम बढ़ाए तो थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं ई और डीए के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करें तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई डी ए कॉस 0 लिख सकते हैं ना। और cos 0 की वैल्यू सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए और मालूम भी होगी, आई तो हो कि आप सबको पता होगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? बोलो बोलो। 1 होती है। अच्छा, पक्का मालूम है आप लोगों को। गुड। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो लिखिए फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, एस ई डी ए, 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? लिख दो 1, तो वही होगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी ए। ओके, अगर हम इसको बाहर ले लेते हैं, ई को बाहर ले लेते हैं और डी ए का समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या वैल्यूज आती है? ये लिख लिया आप लोगों ने, रब करें। ओके, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फ्लक्स इक्वल टू ई को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन एस डी ए। अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो संपूर्ण, अगर गोले की बात करें, सतह की बात करें, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। पूरा सरफेस क्या है? ए है। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यूज को रखेंगे। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? ई ए हो गया। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। ई का फार्मूला कितने लोगों को पता है? विद्युत क्षेत्र का फार्मूला कितने लोगों को पता है? चलो ठीक है, बहुत अच्छे पता है सबको। तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। ठीक है, ये फार्मूला है विद्युत क्षेत्र का। अगर कोई गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखिए गोले का क्षेत्रफल। कितने लोगों को मालूम है? गोले का क्षेत्रफल कितने लोगों को मालूम है? सबको पता है। बताओ फिर। 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो रख दो यहाँ पे, क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप देख सकते हो कुछ कट रहा है, कुछ बच रहा है। तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस फिगर को देख करके आप बता सकते हो कि क्या किस पे डिपेंड है, क्या डिपेंड नहीं है। विद्युत फ्लक्स किसी बंद परिपथ में अगर हम निकालते हैं तो वो त्रिज्या पे तो डिपेंड करता नहीं, क्योंकि त्रिज्या इसमें है त्रिज्या नहीं है। तो विद्युत फ्लक्स उसके त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करती है। और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बंद परिपथ हो, उसकी त्रिज्या, उसकी साइज छोटी बड़ी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम इजीली उसके फ्लक्स को हम निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स उसकी त्रिज्या पर डिपेंड या उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब हम इसके परिभाषा को परिभाषित करेंगे। जैसा हमने देखा है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अब अगर जितना इसमें चार्ज है उन टोटल चार्जों की बात करें तो सिग्मा हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन। ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि टोटल फ्लक्स की बात करें तो हमें अगर फ्लक्स निकालना है तो टोटल जो चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, राइट डाउन। तो आप देख सकते हो फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसको अगर लिखें, इस सूत्र को कैसे समझाएं, अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, आगे देखते हैं। अब हम इस सूत्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि निर्वात अथवा y में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से के परितः विद्युत फ्लक्स का कुल मान क्या है? ये हमें कुल फ्लक्स जो निकालना है वो किसके बराबर होगा? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। या फिर हम क्या कह सकते हैं, बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश। नेट आवेश क्या है? यही है नेट आवेश सिग्मा, ठीक है, Q है, तथा 1 अपॉन, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या है? सिग्मा Q तथा 1 अपॉन एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके सूत्र से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फ्लक्स को। ठीक है, और फ्लक्स का यूज कहाँ हो रहा है? गॉस के नियम में इसका
बहुत यूज है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स क्या है, हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉन। ये इसको डिफाइन, इस सूत्र के द्वारा हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम टॉपिक बताने वाले हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गॉस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसको अभी आपको आगे देखना है और लिखना है और समझना भी है। ओके, तो कंटिन्यू करिए, देखते रहिए। ओके, हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी। तो गॉस के नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलम्ब के व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। जो कूलम्ब का नियम है, जो उसको पालन करते हैं, उसी के लिए गॉस का नियम भी सही है। उसमें बी पार्ट बता रहे हैं कि गॉस का नियम निर्वात एवं माध्यम दोनों में ही लागू होता है। मतलब गॉस का नियम ऐसा नहीं कि खाली निर्वात में लगे, माध्यम के लिए वो सही नहीं है। मतलब ये निर्वात और माध्यम दोनों के लिए ट्रू है। सेकंड पॉइंट में हम चर्चा करते हैं कि पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, या फिर बीजगणितीय योग होता है। कहने का मतलब किसी भी पृष्ठ है, कोई भी सरफेस है, उसके अंदर जो भी चार्ज है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसका टोटल आवेश क्या होगा, उनका सम होगा, बीजगणितीय जोड़ होगा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक पॉइंट पे Q चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे 2Q चार्ज है, ये तीसरे पॉइंट पे -Q चार्ज है। तो ये टोटल चार्ज क्या होगा, +Q प्लस 2Q माइनस Q इक्वल टू 2Q। तो इसका बीजगणितीय जो वैल्यूज है वो आएगा। तो इसके पूरे सरफेस पे क्या चार्ज है, 2Q चार्ज है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉस के नियम के अनुसार या उसका जो अनुप्रयोग है के लिए उपयुक्त पृष्ठ का चुनाव किया जा सकता है या किया जाता है, जिसे हम गॉसिय सरफेस कहते हैं। और गॉसिय सरफेस के लिए ये जरूरी है कि वो बंद सरफेस होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। ये बंद काल्पनिक या स्वैच्छिक पृष्ठ होता है जिसकी आकृति गोलीय हो, बेलनाकार हो, घनाकार हो या कोई भी अन्य आकृति हो सकती है। उसके आकृति पर डिपेंड नहीं करता, उसके गोलीय, बेलनाकार या फिर घनाकार कैसे भी आकृति हो उस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चौथा पॉइंट है गॉस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कि कहने का मतलब यहाँ पहले फिगर में देख सकते हो कि +Q है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन है। दूसरे फिगर में बताया गया कि उसका क्षेत्रफल कम है, छोटा आकृति है, तभी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉन है। तीसरे फिगर में देखिए आकृति कैसी भी हो, लेकिन उसका क्षेत्रफल कुछ भी हो, लेकिन उसकी वैल्यू प्लस की Q बाई एप्सिलॉन ही है। चौथा फिगर में एक ट्रायंगल बनाया गया, इसकी भी आकृति अलग ही है, लेकिन इसका भी प्लस क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉन है। तो चौथा पॉइंट क्लियर हो गया कि गॉस का नियम किसके आकृति पे, उसके क्षेत्रफल पे या फिर किसी पृष्ठ के आकृति, क्षेत्रफल या आकार पे डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। ओके, पांचवा पॉइंट है फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड करता है, आवेशों की क्या मात्रा है, उसकी प्रकृति क्या है या उसकी माध्यम पर निर्भर करता है। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है कोई फ्लक्स है, वो बंद पृष्ठ है, तो उसके अंदर जो आवेश है उस पे निर्भर नहीं करता है कि उसके आवेश पे निर्भर करे। ठीक है, सातवां पॉइंट है बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। आठवां पॉइंट है कि गॉस का नियम परिबद्ध आवेशों की गतिशीलता एवं स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता। कूलम्ब का जो केवल नियम आवेशों के लिए ही सही है, बट इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गॉस का नियम कूलम्ब के नियम से भी अधिक व्यापक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें याद भी होने चाहिए और लिखना भी पड़ेगा, तो लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको कोई 2, 4, 5 पॉइंट लिखोगे तभी बोर्ड में मार्क मिल जाएगा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जरूर आप लोग तैयार करिए। ठीक है,
बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो तो इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। उसके अनुप्रयोग कभी न कभी किसी न किसी साल पूछे जाते हैं, तो हम उसके अनुप्रयोग, उसके मतलब इसके गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।